Hello everybody. In this lecture we'll be discussing steel structure drawing using limit state method. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed gauge, pitch, end and edge distances, column splicing for equal columns, column splicing for unequal columns with same flange width, column splicing for unequal columns with different flange width, column bases with base slab. ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग की। नेक्स्ट है, आज हम डिस्कस करेंगे कॉलम बेसिस का सेकंड केस। सेकंड केस क्या है? कॉलम विद गसेटेड बेस। अब यहाँ पे गसेटेड बेस मीन्स कि हम क्या यूज कर रहे हैं, एक गसेट प्लेट यूज कर रहे हैं। अगर आप ये ब्लू में देखें तो आप एक गसेट प्लेट देख सकते हैं। गसेट प्लेट एक एडिशनल प्लेट हम लगा रहे हैं जिसकी हेल्प से लोड ट्रांसफर किया जाएगा। तो गसेटेड बेसिस हम कब यूज करते हैं? सबसे पहले तो हम गसेटेड बेसिस तब यूज करते हैं जब हेवी लोड्स होते हैं। जब नॉर्मल लोड से हेवी लोड हो जाएगा तो आप कौन सा बेस यूज करेंगे? गसेटेड बेस यूज करेंगे। और हमें पता है ये गसेटेड बेस या कॉलम बेस एक्चुअल में क्या है? स्टील स्ट्रक्चर्स में जो हम फाउंडेशंस बना रहे हैं वो है, ताकि लोड जो है वो अल्टीमेटली सॉइल को ट्रांसफर हो सके। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? सॉइल होगी। ये आपके पास एक कंक्रीट स्लैब है, ये बेस प्लेट है। ग्रीन में आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, जो लाइट ब्लू है उसमें आपको गसेट प्लेट दिखाई दे रही है। येलो में हमारे पास गसेट एंगल है और नियॉन ब्लू में आपके पास वेब क्लीट है। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट पार्ट्स हैं इस फिगर के। तो हम बोल रहे हैं कि जब लोड्स हेवी होंगे तब आप क्या यूज करेंगे? गसेटेड बेसिस यूज करेंगे। The loads are transmitted to the bases through the gusset plates attached to the flanges of the column by means of angle iron cleats, also called gusset angles. तो ये समझते हैं ये क्या है? वो बोल रहा है कि जो लोड है वो ट्रांसफर होगा गसेट प्लेट के थ्रू। गसेट प्लेट किसको अटैच्ड है? गसेट प्लेट अटैच्ड है फ्लैंजेस को। किसके फ्लैंज को? कॉलम आई सेक्शन के फ्लैंज को। और फिर वो गसेट प्लेट फर्दर किसको अटैच्ड है? एंगल आयन क्लीट्स या फिर सिंपल गसेट एंगल्स को। और उसके थ्रू बेस प्लेट को अटैच्ड है। इन एडिशन टू द गसेट प्लेट, क्लीट एंगल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द कॉलम टू द बेस प्लेट। अब ये सब कुछ किससे अल्टीमेटली कनेक्टेड है? बेस प्लेट से कनेक्टेड है। बेस प्लेट किससे कनेक्टेड है? बेस प्लेट आपके कंक्रीट स्लैब से कनेक्टेड है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है लोड ट्रांसफर का। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लोड जो है वो हेवी लोड आ रहा है कॉलम से। फिर कॉलम से जो लोड है, कॉलम का जो ये फ्लैंज है, ये हम देख सकते हैं, दिस इज द फ्लैंज ऑफ द कॉलम। इस फ्लैंज से कौन कनेक्टेड है? गसेट प्लेट कनेक्टेड है। गसेट प्लेट से क्या कनेक्टेड है? क्लीट एंगल कनेक्टेड है, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हैं? गसेट एंगल बोल सकते हैं। और ये गसेट एंगल अल्टीमेटली किससे कनेक्टेड है? बेस प्लेट से, जो रेड में हमें शो हो रही है। और ये बेस प्लेट कंक्रीट स्लैब से कनेक्टेड है थ्रू होल्डिंग डाउन बोल्ट्स। तो ये हमें देख सकते हैं, हम हर कॉर्नर में एक होल्डिंग डाउन बोल्ट लगा है या रैक बोल्ट लगा है, जो अल्टीमेटली किससे कनेक्ट कर रहा है हमारे इस पूरे अरेंजमेंट को? टू द कंक्रीट बेस। और ये कंक्रीट बेस के नीचे क्या है? सॉइल अवेलेबल है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने बोला कि हेवी लोड्स के लिए हमें गसेट प्लेट यूज करनी पड़ रही थी। तो क्यों करनी पड़ी हमें गसेट प्लेट यूज? अगर आपको लास्ट फिगर याद हो तो हमने बनाया था, अगर मैं फ्रंट एलिवेशन बनाऊं उसकी, आई एम सॉरी, साइड एलिवेशन, अगर हम यहाँ से सिर्फ कॉलम विद बेस स्लैब देखते तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास एक कंक्रीट स्लैब था, उसके ऊपर बेस प्लेट थी और उसके ऊपर ये फ्लैंज क्लीट था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्लैंज क्लीट की विड्थ है ये इक्वल टू द फ्लैंज होती थी। जो भी कॉलम का फ्लैंज होगा उसी के इक्वल ये हमारी फ्लैंज क्लीट की विड्थ होती थी। तो ये हम कब यूज करते थे? जब लोड ट्रांसफर करना है वो कम है। अगर लोड टू बी ट्रांसफर्ड इज लेस तो आप क्या यूज कर सकते हैं? आप ये यूज कर सकते हैं सिंपल फ्लैंज क्लीट। पर जब लोड ट्रांसफर करने को हमें बहुत ज्यादा है तो इतनी सी लेंथ या इतनी सी विड्थ हमारे फ्लैंज क्लीट की सफिशिएंट नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए, क्योंकि लोड हमारे पास क्या है? लोड हमारे पास बहुत ज्यादा है। अब ये जब आप एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये
फ्लैंज क्लीट सॉरी ये जो गसेट एंगल है इसकी विड्थ जो है या इसकी लेंथ जो है वो बेस प्लेट की विड्थ जितनी है। तो ये किसके इक्वल है? ये बेस प्लेट की विड्थ जितनी है। और यहाँ पे ऊपर वाले केस में हम कितनी यूज कर रहे थे? इक्वल टू द विड्थ ऑफ द फ्लैंज। तो लोड जब ज्यादा ट्रांसफर करना है तो आपको एंगल भी बड़ा यूज करना होगा। अगर आप बड़ा एंगल यूज कर रहे हैं तो उसको पीछे कुछ सपोर्ट चाहिए। उसी सपोर्ट के लिए हमने क्या प्रोवाइड करा है? गसेट प्लेट प्रोवाइड करी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लैंज के बियॉन्ड जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारे एंगल को, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? गसेट प्लेट प्रोवाइड करी है, जो हमें ब्लू में दिखाई दे रही है। ये गसेट प्लेट इसीलिए प्रोवाइड की गई है ताकि ये जो लंबा हमें एंगल यूज करना पड़ रहा है उस लंबे एंगल को सपोर्ट मिल सके, ताकि जो एक एडिशनल लोड है या जो ज्यादा लोड है वो इजीली ट्रांसफर हो सके आपके बेस प्लेट में, और बेस प्लेट के थ्रू कंक्रीट स्लैब एंड देन अल्टीमेटली टू द सॉइल बीनीथ इट। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। ये सिंपल बेस स्लैब वाले केस का साइड एलिवेशन था। आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे फ्लैंज जो था, फ्लैंज क्लीट जो था या फ्लैंज एंगल जो था वो छोटा था, इसलिए हम यहाँ पे बिना गसेट प्लेट के यूज कर पा रहे थे। और मेन रीजन क्या था? कि लोड कम था। इस लोड को मैं स्मॉल पी बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे लोड क्या था? कम था। बट यहाँ पे क्योंकि कैपिटल पी लोड है तो फ्लैंज एंगल भी मुझे या गसेट एंगल भी मुझे क्या चाहिए? लंबा चाहिए। इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? गसेट प्लेट यूज कर रहे हैं। So I hope the concept of gusseted bases is clear to you and the necessity is also clear. So let's discuss a question. Draw a suitable slab is draw on a suitable scale the plan, front and side elevation of gusseted plate stanchion फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो स्टैंशियन क्या होता है? एक कॉलम को ही आप स्टैंशियन बोलते हैं। जनरली जो लेंथ होती है या स्लेंडरनेस रेशियो जो होती है वो स्टैंशियन की कम होती है। कॉलम कैन इवन बी स्लेंडर। तो आपको तीन चीजें बनानी है। एक तो आपको प्लान बनाना है, दूसरा आपको फ्रंट एलिवेशन बनानी है और तीसरी आपको साइड एलिवेशन बनानी है। अब देखते हैं हमें डेटा क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमें कॉलम बता रखा है कि कौन सा कॉलम यूज करना है। ISHB 300 576.8 न्यूटन पर मीटर। फिर हमें फ्लैंज कवर प्लेट दे रखी है। ये इंपॉर्टेंट है। जो हमने पीछे फिगर देखा इसमें कवर प्लेट तो नहीं गिवन थी, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें और क्या दे रखा है? कवर प्लेट भी दी है। तो आपको कवर प्लेट की सिर्फ क्या दे रखा है? कवर प्लेट की थिकनेस दे रखी है। सो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गसेट प्लेट की भी आपको क्या दे रखी है? सिर्फ थिकनेस दे रखी है। आपको लेंथ नहीं प्रोवाइडेड है, क्योंकि लेंथ हम किसके इक्वल ले लेंगे? जो बेस प्लेट है उसकी विड्थ के इक्वल ले लेंगे। अगर मैं इस विड्थ को W बोलूं तो मेरी गसेट प्लेट की विड्थ भी कितनी हो जाएगी? इक्वल टू W। और वैसे ही मेरे गसेट एंगल की भी विड्थ कितनी हो, लेंथ कितनी हो जाएगी? इक्वल टू W। तो इसलिए हमें क्वेश्चन में सिर्फ वो क्या दे रहा है? थिकनेस प्रोवाइड कर रहा है। बेस प्लेट की हमें सारी डायमेंशंस गिवन है 800 बाय 600 बाय 20 mm। फ्लैंज क्लीट एंगल्स, यहाँ पे आपको लिखा है फ्लैंज क्लीट एंगल्स, बट ये मिसप्रिंट भी हो सकता है। आपको सिंपली वो क्या लिख सकता है? गसेट क्लीट एंगल भी लिख सकता है या आयन एंगल भी लिख सकता है या फिर फ्लैंज भी लिख सकता है। सो टू प्रोवाइड किए गए हैं। ISA 150 बाय 115 बाय 10 mm। अब आप अगर इसे प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल है, एक तो पहले ये एंगल कैसा है? ये एंगल अनइक्वल एंगल है। और दूसरा कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो ज्यादा है। इसमें जो डायमेंशंस, पिछले क्वेश्चन में हमने 100 बाय 100 का मैक्सिमम एंगल लिया था, बट यहाँ पे हमने उसकी जो लेग्स की लेंथ है उसको इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि लोड ट्रांसफर करना भी यहाँ पे क्या है? हमें ज्यादा है। तो ये तो हमें तभी समझ आ गया था जब हमें क्वेश्चन में बोला गया कि आपने गसेटेड प्लेट स्टैंशियन डिजाइन करना, ड्रॉ करना है। वेब क्लीट एंगल भी आपका उसका साइज भी इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों एंगल्स सेम दिए हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। आपके एंगल्स डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। होल्डिंग डाउन बोल्ट्स 18 mm diameter, 350 mm long with 100 by 100 by 10 mm anchor plates। ये जो पार्ट है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कुछ क्वेश्चंस में आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। तो अगर नहीं दी है
तो आप उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। आपको सिंपल एक हैंगिंग डाउन बोर्ड बनाना है। आरसीसी बेस स्लैब की डायमेंशन दी है 900 बाय 700 बाय 400 mm और डायमीटर्स ऑफ द बोर्ड दिए हैं 20 mm। क्योंकि यहाँ पे हमें कवर प्लेट भी दी है, गसेट प्लेट भी दी है, तो जितने भी हम ये डायमीटर्स यूज करेंगे बोर्ड्स के वो क्या होंगे, इक्वल टू 20 mm होंगे। अब यहाँ पे आपको पिच भी कैलकुलेट करनी होगी, आपको गेज डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना होगा। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पिच और गेज डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। सो आप डायरेक्टली वहां से इनको यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज लिखूंगी। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो हम स्टील टेबल देख लेते हैं। हमें जो दिया था कॉलम, दैट वाज ISHB 300 576। तो अगर हम यहाँ पे देखें ISHB 302 है हमारे पास और 576.8 वाला ये है। तो आपको डेप्थ ऑफ द सेक्शन 300 है, फ्लैंज विड्थ 250 है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज इज 10.6 एंड थिकनेस ऑफ वेब इज 7.6। तो ये डेटा हमने यहाँ से ले लिया स्टील टेबल से और इधर लिख दिया, जो आप अपनी शीट पे भी लिखेंगे। नेक्स्ट आता है प्लान की बात। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्लान। सबसे पहले ऊपर मुझे क्या दिखाई देगा, आउटर मोस्ट जो बाउंड्री दिखाई देगी वो दिखाई देगी मुझे कंक्रीट स्लैब की। फिर मुझे क्या दिखाई देगा, प्लान में मतलब मैं कहाँ से देख रही हूँ, ऊपर से देख रही हूँ। तो जब मैं ऊपर से देखूंगी तो मुझे क्या दिखाई देगा, एक बेस प्लेट दिखाई देगी। तो ये रेड कलर की मुझे बेस प्लेट दिखाई दे रही है। कॉर्नर्स पे हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, रैग बोल्ट्स। तो ये रैग बोल्ट्स हैं या होल्डिंग डाउन बोल्ट्स, जो भी आप इन्हें कहना चाहें। फिर अगर आप देखें तो ये इसकी विड्थ जो बेस प्लेट है उसकी विड्थ कितनी थी, 800 बाय 600 इसकी डायमेंशंस, तो 800 बाय 600। अब अगर हम सेंटर में चलें तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक आई सेक्शन दिखाई दे रहा है। ये आई सेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई सेक्शन मेरे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं मार्क करूं, सो दिस इज माय कॉलम। देन कम्स द गसेट प्लेट। अब आप देख सकते हैं आपको एक पतली सी ब्लू लाइन दिखाई दे रही है थ्रू आउट द विड्थ ऑफ द बेस प्लेट। ये पतली सी ब्लू लाइन क्या है, दिस इज द गसेट प्लेट। क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं इसलिए हमें ये गसेट प्लेट ऐसी दिखाई दे रही है। दिस इज द गसेट एंगल। अब हम देखते हैं कि ये जो ये बोल्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये बोल्ट्स किस पिच और किस एज डिस्टेंस पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कहाँ पे एज डिस्टेंस आएगा और कहाँ पे पिच आएगी। तो दिस विल बी पिच, ये पिच होगा, ये भी पिच होगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ P। दिस विल ऑल्सो बी P। यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा, P होगा। यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, पिच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास पिच। जो बाकी का पोर्शन है ये वाला क्या हो जाएगा, एज डिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हम बोल्ट उस पॉइंट पे नहीं लगाते जिस पॉइंट पे आपका वेब आ रहा हो। तो आपने ये पॉइंट छोड़ दिया है, तो हम इसको क्या अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे दो एज डिस्टेंसेस हैं। तो आप इसको भी एज डिस्टेंस मान ले, इसको भी एज डिस्टेंस मान ले, और एक्सट्रीम का भी क्या मान ले, एज डिस्टेंस। तो अगर मैं लिखूं तो मेरे पास बनते हैं 4 एज डिस्टेंसेस और 4 पिच, which is equal to 600 mm। क्योंकि टोटल लेंथ क्या है हमारे इस एंगल की, 600 mm, जो भी बेस स्लैब की विड्थ थी। तो यहाँ पे आपके पास दो कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सबसे पहले तो हमें मिनिमम पिच और मिनिमम एज और मैक्सिमम पिच मैक्सिमम एज कैलकुलेट करना होगा। तो P मिनिमम इज इक्वल टू 2.5T विच इज इक्वल टू 50 mm। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख कर चुके हैं, तो आप प्लीज उनको रेफर कीजिए। P मैक्सिमम होता है 12T मिनिमम और 200 mm, जो भी इनमें से कम होगा। तो पहले हमें T मिनिमम कैलकुलेट करना होगा। T मिनिमम के लिए हम गसेट प्लेट की थिकनेस 15 mm दे रखी है, कवर प्लेट की 10 mm है, गसेट एंगल की 10 mm है और फ्लैंज की है 10.6। तो इन सब की थिकनेसेस हमें कंसिडर करनी होगी, तभी हमारे पास ये आएगा। क्योंकि बोल्ट कहाँ लग रहा है, एंगल पे भी लग रहा है, फ्लैंज पे भी लग रहा है और कवर प्लेट भी आएगी यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कवर प्लेट दे रखी है। और फिर हमारे पास गसेट प्लेट भी आएगी। तो इन सब की मिनिमम थिकनेस क्या है हमारे पास, 10 mm। तो ये 10 mm आपको यहाँ पे मैंने 12 इंटू 10 कर दिया है, विच इज इक्वल टू 20 mm। तो T मिनिमम 10 mm था।
अब हमें इनमें से लोअर वैल्यू लेनी है, तो पी मैक्स क्या हो जाएगी, लोअर वैल्यू इज 120 mm। तो हम अज्यूम क्या कर सकते हैं, पिच को 80 mm। ये मैंने अज्यूम करी है अभी वैल्यू कि पिच मेरी 80 mm, अगर मैं देखूं तो 50 mm से बड़ी है और 120 mm से छोटी है, तो मेरी रेंज के विद इन फॉल कर रहा है। वैसे ही एज डिस्टेंस देखते हैं। पहले तो डायमीटर ऑफ होल टेबल 19 से आप निकाल सकते हैं 20 प्लस 2 mm क्लियरेंस विच इज इक्वल टू 22 mm। तो ई मिनिमम हो जाएगा 1.5 इंटू डी एच विच इज इक्वल टू 33 mm। ई मैक्स कितना होता है 12 टी मिनिमम इंटू अपसाइलम। अपसाइलम हम देख चुके हैं कि अपसाइलम इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं, तो 250 डिवाइडेड बाय एफ वाई अंडर रूट इज इक्वल टू 1, क्योंकि एफ वाई इज इक्वल टू 250। तो टी मिनिमम यहाँ पे भी 10 mm रहेगा, अगेन द वैल्यू इज इक्वल टू 120 mm। तो मैंने अज्यूम कर ली वैल्यू ई इक्वल टू 70। ये मैंने कैसे अज्यूम करी, क्योंकि मैंने पिच को 80 mm माना था, तो 4 इंटू 80 विच इज इक्वल टू 600 mm। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 70 mm। तो मैंने यहाँ से इस वैल्यू को ऑब्टेन करा। एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, अगर आप पिच को भी 75 mm ले लें और एज डिस्टेंस को भी 75 mm ले लें, तो भी आपके पास क्या आ रहा है, 600 mm की टोटल लेंथ आ जाएगी। एक और चीज जो हमें ध्यान देनी है कि क्वेश्चन में हमें कवर प्लेट दे रखी है, तो कवर प्लेट किसके इक्वल होगी, फ्लैंज विड्थ के इक्वल होगी। थिकनेस हमें 10 mm प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पे आपको फ्लैंज विड्थ के इक्वल एक कवर प्लेट भी प्रोवाइड करनी है, जिसे मैंने ब्लैक में मार्क किया है। तो आपको देखना होगा कि अपने फिगर में आप क्लियरली मेंशन कर सके कवर प्लेट को, आई सेक्शन के फ्लैंज को, गसेट प्लेट को, उसके बाद आपका एंगल को। तो ये थोड़े माइन्यूट डायमेंशंस आपको ध्यान से देखनी होंगी, ताकि वो आपके फिगर में, प्लान में क्लियरली विजिबल हो। एक और चीज जो हमें ध्यान देनी है कि जो वेब क्लीट है, इसकी विड्थ कितनी होगी। तो आपके पास ओवरऑल डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन इज गिवन इक्वल टू 300 mm। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो इससे हम ट्वाइस ऑफ फ्लैंज थिकनेस माइनस करेंगे, फिर हम क्लियरेंस ले लेते हैं इक्वल टू 100 mm। तो हमारे पास वैल्यू आती है 178.8 mm। तो हम ये डेसिमल की वैल्यू नहीं लेंगे, हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो हमारा वेब क्लीट है, इसकी विड्थ हो जाएगी इक्वल टू 160 mm। ये मैंने अज्यूम कर ली है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये विड्थ कितनी है, इक्वल टू 160 mm। आप 150 या 170 भी अज्यूम कर सकते हैं। इट इज बेटर टू अज्यूम इट इन अ राउंड फिगर। इस तरीके से हम 10 के मल्टीपल्स में इजी रहता है हमें मार्क करना भी और फील्ड में मेजर करना भी। सो 160 mm। तो ये हो गई प्लान की बात। अब चलते हैं आपके फ्रंट एलिवेशन पे। तो फ्रंट एलिवेशन में हमारे पास, हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, जब मैं इस डायरेक्शन से देख रही हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे कॉलम दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे पास कॉलम है, कॉलम के साथ यहाँ पे इस फिगर में तो नहीं दिखाई दे रही हमें गसेट कवर प्लेट, बट यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की एक कवर प्लेट दिखाई दे रही है। फिर मुझे उसके साइड पे एक ब्लू कलर की गसेट प्लेट दिखाई दे रही है, और फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है, गसेट एंगल येलो में। तो ये आपने ध्यान देना है कि आपके पास कॉलम तो है ही, कॉलम के साथ आपके पास एक कवर प्लेट भी है, कवर प्लेट के बाद आपके पास एक गसेट प्लेट है, और गसेट प्लेट के बाद आपके पास फ्लैंज क्लीट एंगल भी गिवन है यहाँ पे। दीज आर द रैग बोल्ट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं। इनकी लेंथ 350 हमें दे रखी थी, और एंकर प्लेट, तो यहाँ पे नीचे ये एंकर प्लेट है, आप इसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। फिर यहाँ पे ये हमें वेब क्लीट दिखाई दे रहा है, वेब क्लीट की अभी हमने विड्थ डिसाइड की थी, दैट वाज इक्वल टू 160 mm। तो ये वेब क्लीट हो गया हमारे पास। और इसी तरीके से आपकी ये बेस प्लेट दिखाई दे रही है हमें रेड कलर में। सो इन क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि आप ये सारी डायमेंशंस जो हैं टू द स्केल मार्क करें, और आप कोई भी चीज लीव आउट ना कर दें। जैसे कि आपको कॉलम का फ्लैंज भी दिखाना है, आपको कवर प्लेट भी दिखानी है, आपको गसेट प्लेट भी दिखानी है, और आपको एंगल भी दिखाना है, जो हमें सामने से सिर्फ क्या दिखाई देगा, एल दिखाई देगा। सिमिलरली जब मैं इधर से देख रही हूँ तो मुझे ये वेब क्लीट पूरा दिखाई देगा, तो ये वेब क्लीट भी विजिबल होना चाहिए। और नीचे कंक्रीट का बेस स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है, इक्वल टू
400 mm। एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हमारा एंगल जो है वो अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब 150 बाय 115 बाय 10 mm का है, तो 150 वाला लेग जो होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, गसेट प्लेट से कनेक्टेड होगा, और 115 वाला लेग जो है वो किससे कनेक्टेड होगा, बेस प्लेट से कनेक्टेड होगा। इसीलिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है डायमेंशन 150 mm। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ड्राइंग में बनाए तो आपका, क्योंकि अनइक्वल एंगल है तो इक्वल लेग्स तो नहीं बनेंगी, लॉन्गर लेग विल बी कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे अब हम साइड एलिवेशन देख रहे हैं, मतलब हम कहाँ से देख रहे हैं एंगल, अपने कॉलम बेस को इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। तो जब मैं इस डायरेक्शन से देखती हूँ तो मुझे कंक्रीट स्लैब दिखाई देता है नीचे, उसके ऊपर मुझे एक बेस प्लेट दिखाई दे रही है, उसके ऊपर मुझे गसेट एंगल दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं बेस प्लेट और गसेट एंगल की विड्थ जो है वो इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 600 mm। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूं तो दिस इज इक्वल टू 600 mm। तो ये इंपॉर्टेंट है डायमेंशनिंग करना, 600 mm होगी इसकी टोटल विड्थ। आप नीचे से ये डबल लेग हम देख सकते हैं, ये टोटल लेंथ कितनी थी, 150 mm, क्योंकि अभी हमने देखा कि गसेट प्लेट से हम लॉन्गर साइड को कनेक्ट करेंगे, तो दिस इज 150 mm। 150 mm, तो यहाँ पे हमें दो बोल्ट्स एडजस्ट करने हैं, इसलिए हमने पिच और एज डिस्टेंसेस को वेरी कर दिया है, पर हमारे अभी भी ये वैल्यूज जो हैं वो रेंज के विद इन है। तो यहाँ पे एज डिस्टेंस हमने 55 को रिड्यूस कर दिया है, पिच को 65 ले गए हैं और इसको आपने 60 कर दिया है। आप दोनों एज डिस्टेंसेस को 55 कर सकते हैं और सेंटर वाले को 70 भी कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट आपकी रेंज के विद इन रहनी चाहिए ये वैल्यूज, और आपकी रेंज की कैलकुलेशन शीट में होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमने वैसे ही रखा है 80 mm, और लास्ट में आपका आ जाता है 70 mm एज डिस्टेंस। हमें गसेट प्लेट दिखाई दे रही है। अब गसेट प्लेट के केस में आपने ध्यान देना है कि पहले जहां तक तो एंगल है वहां तक तो गसेट प्लेट की विड्थ कितनी है, इक्वल टू 600 mm, क्योंकि गसेट प्लेट लगाई ही गई है एंगल को सपोर्ट करने के लिए। पर फिर आप धीरे धीरे गसेट प्लेट को टेपर करते जाएंगे और उसकी विड्थ कितनी रिड्यूस कर देंगे, इक्वल टू द फ्लैंज ऑफ द फ्लैंज विड्थ ऑफ द कॉलम। तो इस तरीके से आपकी जो गसेट प्लेट है ये टेपर होएगी, इसकी दो डिफरेंट डायमेंशन आएंगी, नीचे इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू, इसकी विड्थ इज इक्वल टू 600 mm, और ऊपर जाके इसकी विड्थ हो जाती है 250 mm। और इसीलिए यहाँ पे क्या कर रखा है, टेपरिंग कर रखी है इसकी। उसके ऊपर हमें कवर प्लेट दिखाई दे रही है ब्लैक में, और उसके ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, कॉलम, और ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेब थिकनेस को, और यहाँ पे ये डॉटेड लाइन हमें बता रही है कि यहाँ पे जो कॉलम का फ्लैंज है वो एंड कर रहा है इन दोनों एजेस पे। सो दिस विल बी द साइड एलिवेशन ऑफ द कॉलम। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्लान है, यहाँ पे कवर प्लेट और फ्लैंज दोनों है। आपकी शीट में ज़्यादा नीट होना चाहिए, इस पर्टिकुलर केस में ज़्यादा नीट नहीं है। फिर हम ये गसेट प्लेट को देख सकते हैं, उसके आगे हम एंगल देख सकते हैं। फिर दिस इज द बेस प्लेट, और उसके आगे क्या है आपका आरसीसी स्लैब। वैसे ही फ्रंट एलिवेशन में हम ये बीच में कॉलम देख सकते हैं और वेब प्लेट देख सकते हैं, दिस इज द कवर प्लेट। फिर उसके बाद आपकी गसेट प्लेट आती है और उसके बाद आपका फ्लैंज एंगल आता है। नीचे हम बेस प्लेट को देख सकते हैं और उसके नीचे क्या है हमारे पास, कंक्रीट बेस स्लैब। वैसे ही साइड एलिवेशन में ये कॉलम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कवर प्लेट को, दिस पोर्शन। गसेट प्लेट आपकी यहाँ पे ये, दिस इज द गसेट प्लेट। फिर आपका वेब प्लेट इस पर्टिकुलर फिगर में शो नहीं हो पा रहा है, दिस इज द फ्लैंज। ये आपकी बेस प्लेट है यहाँ पे नीचे, और फिर ये आपका आरसीसी स्लैब है। तो आप को रेकमेंड किया जाता है कि आप ये जो डायमेंशनिंग है ये इस तरीके से करें कि आपको एक ही बारी ये सारा डेटा लिखना हो, पर आप दोनों में इसको मार्क कर सकें इस तरीके से एरो से। यहाँ पे एरोस अनटाइडी आए हैं, पर आपकी शीट में ये एरोस क्या होने चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। So I hope this lecture was useful to you. In this lecture we discussed column bases with gusset plate. So thank you and stay tuned for more.